हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग लेकर के आए हैं अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव। कंपनी अकाउंटेंसी का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे थे उसमें चैप्टर नंबर 8 के लिए। तो चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव कहता है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन। इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है। आपको लिमिटेशन नहीं है कौन सा ये बताना है। इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है किसका, तो फाइनेंशियल एनालिसिस का लिमिटेशन नहीं है। तो आपको बता दें कि जो जो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है ठीक वही सारा लिमिटेशन फाइनेंशियल एनालिसिस का भी होता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन नहीं होगा वो फाइनेंशियल एनालिसिस का भी लिमिटेशन नहीं होगा। यानी तो आइए इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है फाइनेंशियल एनालिसिस इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंज। बिल्कुल, फाइनेंशियल एनालिसिस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करता है तो फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेगा। ऑप्शन बी, ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस। बिल्कुल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी केवल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल एनालिसिस में भी केवल और केवल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही लिखते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, लिमिटेशन है। यानी ऑप्शन ए भी लिमिटेशन है, ऑप्शन बी भी लिमिटेशन है। हमें ढूंढना है कि लिमिटेशन कौन सा नहीं है। ऑप्शन सी, फाइनेंशियल एनालिसिस इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। यानी फाइनेंशियल स्टडी क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है कि केवल कंपनी का क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का स्टडी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट का स्टडी है। तो क्या ये भी सही ऑप्शन है, यानी कि यस ये भी केवल क्या करता है कि हमें फाइनेंशियल एनालिसिस भी केवल और केवल कंपनी का स्टडी करके बताता है, रिपोर्ट स्टडी करके बताता है। यानी ये भी एक लिमिटेशन है, हमें ढूंढना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए भी लिमिटेशन है, ऑप्शन बी भी लिमिटेशन है, ऑप्शन सी भी लिमिटेशन है। यानी ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि ऑप्शन डी नहीं होगा, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। इट असर्टेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। सिंपल सी बात है कि जो भी फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन का जो फाइनेंशियल पोजीशन मैंने बैलेंस शीट का जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट कंपोनेंट्स का रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या करता है, स्टडी करता है या उसको मेजर करता है या उसको सर्टेन यानी कैलकुलेट करता है। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया, ये फायदे की बात हो गई, ये लिमिटेशन नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फॉर होम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। किसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस इंपॉर्टेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, किसके लिए नहीं है, इन्वेस्टर के लिए। बिल्कुल है भाई, इन्वेस्टर के लिए तो एनालिसिस से ज्यादा बेहतर चीज तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एनालिसिस। गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी होता है। एम्बेसडर ऑफ इंडिया, जी हाँ, एम्बेसडर ऑफ इंडिया को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या करना है, उसको क्या मतलब है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी का एम्प्लॉय को मतलब रहता है। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन में क्या क्या शामिल होता है। पहला, क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस। ऑप्शन बी कहता है कि कंपैरिजन एंड ट्रेंड एनालिसिस। ऑप्शन सी, ड्राइंग कंक्लूजन। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा कि सर इंटरप्रिटेशन में क्या क्या आता है। तो क्रिटिसिज्म और एनालिसिस भी आता है, कंपैरिजन एंड ट्रेंड एनालिसिस भी आता है, ड्राइंग कंक्लूजन भी आता है, यानी कंक्लूजन भी ड्रॉ किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल। फाइनेंशियल एनालिसिस यूजफुल होता है किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए, शेयर होल्डर के लिए, डिवेंचर होल्डर के लिए। जी हाँ, सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्टिकल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज। वर्टिकल एनालिसिस को और किस नाम से जाना जाता है, डायनेमिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वर्टिकल एनालिसिस को हम लोग क्या कह सकते हैं सर, तो वर्टिकल को हम लोग डायनेमिक एनालिसिस कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में क्या क्या शामिल होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सभी का ही हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी, बैलेंस शीट का भी, सभी का एनालिसिस किया जाता है।
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइनेंशियल एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, फाइनेंशियल एनालिसिस सिग्निफिकेंट है क्यों, जरूरी है क्यों, क्योंकि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। ऑप्शन नंबर बी जज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज करता है। ऑप्शन नंबर सी सफर फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशन से सफर करता है। ऑप्शन नंबर डी इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिसिस, यानी कहता है कि ये पर्सनल एबिलिटी और पर्सनल बायसनेस से क्या करता है, प्रभावित होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, यहां सिग्निफिकेंट पूछा था, बाकी के सभी देखिए लिमिटेशन लिखा है। ऑप्शन नंबर ए भी लिमिटेशन है, ऑप्शन नंबर सी भी लिमिटेशन है, ऑप्शन नंबर डी भी लिमिटेशन है, ऑप्शन नंबर बी यहां हो जाएगा सिग्निफिकेंट हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज शोन बाय द इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के द्वारा क्या दिखता है, एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या एक्यूरेसी दिखता है। ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ सर्टेन पीरियड, किसी खास पीरियड का प्रॉफिट लॉस दिखता है। ऑप्शन नंबर सी बैलेंस ऑफ कैश बुक, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका कि सर इनकम स्टेटमेंट से क्या दिखता है, प्रॉफिट और लॉस दिखता है। इनकम स्टेटमेंट से और क्या दिखेगा, इनकम और लॉस दिखता है, प्रॉफिट और लॉस दिखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के द्वारा क्या दिखता है, बैलेंस शीट के द्वारा क्या दिखता है सर, एक्यूरेसी नहीं, प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन, जी हां फाइनेंशियल पोजीशन दिखता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है, टू एसेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी, टू मेजर द सॉल्वेंसी, टू assess the short term and long term liquidity, all of the above। आंसर हो जाएगा all of the above। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की जांच करता है, सॉल्वेंसी की भी जांच करता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का भी जांच करता है, पोजीशन का, है ना, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज के आधार पे कौन सा फाइनेंशियल एनालिसिस, मटेरियल यूज के आधार पर कौन सा फाइनेंशियल एनालिसिस माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है इंटरनल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल ऑडिट, और ऑप्शन नंबर डी बोथ एंड बी। आपको पढ़ाए थे कि मटेरियल यूज के आधार पे दो तरह के फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, एक को पहले को बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों सही है, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है ए और बी बोथ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है जरा देखिएगा, लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के आधार पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल एनालिसिस का टाइप है। ऑप्शन नंबर ए हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल, और ऑप्शन नंबर सी रेशियो, और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो आपको बता दें प्रोसेस के आधार पे हमने दो प्रकार का एनालिसिस पढ़ा था, एक वर्टिकल एनालिसिस और दूसरा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, तो आंसर हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल एनालिसिस का लिमिटेशन है, लिमिटेशन पूछा है, जी हाँ लिमिटेशन पूछा है। तो विंडो ड्रेसिंग बिल्कुल है, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन बिल्कुल है, लैक ऑफ एक्यूरेसी बिल्कुल है, ऑल ऑफ द अबव, आंसर नंबर डी। कहता है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन, इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है फाइनेंशियल एनालिसिस का, लैक ऑफ एक्यूरेसी ये तो है, बेस्ड ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ये भी है, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को और कौन से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी इंटरनल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी डायनामिक एनालिसिस, और ऑप्शन नंबर डी एक्सटर्नल एनालिसिस। इसमें आंसर कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं डायनामिक एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस, देखिए थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि एक क्वेश्चन और मिला था इसी से संबंधित, डायनेमिक और स्टैटिक जो एनालिसिस है, डायनेमिक एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक बार क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो होता है वो डायनेमिक होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, और जो वर्टिकल एनालिसिस होता है वो स्टैटिक होता है। तो एचडी और वीएस करके आप याद रख सकते हैं कि एचडी यानी कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस डायनेमिक होता है और वर्टिकल एनालिसिस स्टैटिक होता है। तो एक क्वेश्चन जो ऊपर हम लोग को मिला था उसमें शायद गलती से वर्टिकल एनालिसिस के बारे में पूछा था और डायनेमिक टिक हो गया है, यहाँ होना चाहिए था जबकि स्टैटिक। देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 नहीं, उसके भी पहले क्वेश्चन नंबर 5 वर्टिकल एनालिसिस के बारे में पूछा था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा स्टैटिक एनालिसिस, यहाँ पर गलती से हो गया था डायनेमिक एनालिसिस, आंसर होना चाहिए था स्टैटिक एनालिसिस, क्योंकि अभी अभी क्या बताया है, अभी बताया है कि एच डी और वी एस होता है, एच डी और वी एस। एच डी का मतलब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस डायनेमिक होता है और वर्टिकल एनालिसिस स्टैटिक होता है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आते हैं करंट क्वेश्चन पे। करंट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि Which of the following is not a limitation of analysis of financial statement? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विंडो ड्रेसिंग बिल्कुल है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन ये एनालिसिस, ये जो है ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ये एनालिसिस का एक तरह का टाइप है, ये लिमिटेशन कैसे हो गया? ऑप्शन नंबर सी कहता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और ऑप्शन नंबर डी कहता है डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। जी हाँ, ये केवल क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, ये लिमिटेशन है। और डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग यानी कि आगे सोचने में, फोरकास्ट करने में भी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी लिमिटेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी डी ये तीनों ही लिमिटेशन है, बट ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द लिमिटेशन, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लिखा है विच एनालिसिस इज कंसीडर्ड डायनेमिक। अभी बताए थे एच डी और वी एस, ध्यान रखना है एच डी और वी एस। एच डी का मतलब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं, तो पूछा है डायनेमिक कौन सा होता है, आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 18 द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अ शेयर होल्डर इज एन एग्जांपल। आप बताइए ना, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कोई शेयर होल्डर करता है, तो कोई शेयर होल्डर करता है तो उसको कौन सा एनालिसिस कहा जाएगा, कौन सा एनालिसिस कहा जाएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कौन सा? तो आपको बता दें कि शेयर होल्डर बाहर का आदमी होता है, और इसीलिए अगर कोई वो एनालिसिस अगर कोई करता है तो उसको कहेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस, बाह्य विश्लेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच एनालिसिस इज कंसीडर्ड एज स्टैटिक। अभी देखिए कितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन सा स्टैटिक, कौन सा एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस कहा जाएगा? तो अभी याद करवाए थे एच डी और वी एस। एच डी और वी एस का मतलब हॉरिजॉन्टल डायनेमिक होता है और वर्टिकल स्टैटिक होता है, तो पूछा है कौन सा स्टैटिक है, तो हो जाएगा आंसर वर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 द मेन लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज। लिमिटेशन से खूब सारा सवाल दिया हुआ है और लिमिटेशन अच्छे से पढ़ाए थे क्लासरूम में, इसलिए ध्यान रखिएगा लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग बिल्कुल है। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्ट यानी मेन उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कि वो प्रॉफिटेबिलिटी का नॉलेज देता है। ऑप्शन नंबर बी चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी कहता है सेटिस्फाई बेनिफिशियरी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कंप्लीट फॉर्मेलिटी। तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 21 का? मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है और चारों के चारों ऑब्जेक्टिव ही लग रहे हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 21 मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, देखिए वो तो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना तो हो नहीं सकता है। सेटिस्फाई बेनिफिशियरी यानी बेनिफिशियरी को सेटिस्फाई करता है, ये ऑब्जेक्टिव बेनिफिशियरी को सेटिस्फाई करना ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना एनालिसिस नहीं हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के बारे में हम जानना चाहते हैं, देन हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लिमिटेशन कौन सा है? बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है लिमिटेशन से। इग्नोर प्राइस लेवल चेंज बिल्कुल ये लिमिटेशन है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉनेटरी इंफॉर्मेशन ये नहीं है। इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये भी एक तरह से कह सकते हैं नॉन ऑफ द, मतलब यहाँ पर लिमिटेशन पूछा है और दो ऑप्शन दिख रहा है सही टाइप से, ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर सी भी, तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी? क्वेश्चन नंबर 23 का जल्दी बताइए। तो इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस लिमिटेशन तो वो है ही, बट ऑप्शन नंबर सी भी लग रहा है कि आंसर है इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। देखिए
यहां पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल और केवल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को सॉरी केवल और केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, यानी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बताता है, तो एनालिसिस भी उसी के बारे में बताएगा। बट जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें बहुत सारी क्वालिटेटिव चीजें पता भी चलती हैं कंपनी के बारे में, तो इसलिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट यहां पर आंसर नहीं मारा जाएगा। यहां पर देखिए, हालांकि हो सकता है ऑप्शन नंबर सी भी, बट दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि बोथ ए एंड बी का तो ऑप्शन दिया नहीं है, सॉरी ए एंड सी का ऑप्शन दिया नहीं है, तो दोनों में से कोई एक अगर चेक करना है, हमको चुनना है कोई एक, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आंसर टिक किया जाएगा, सबसे एक्यूरेट आंसर को टिक किया जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि सर प्राइस लेवल चेंजेस को तो इग्नोर करता ही करता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, एडवांटेजेज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस आर। एडवांटेजेज पूछ रहा है जी, सिक्योरिटी होता है, क्रेडिट एनालिसिस बिल्कुल, मेजरमेंट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि यूजर ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज कॉल्ड। यूजर ग्रुप को क्या कहते हैं? क्रेडिटर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 26, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा पार्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए इंटरेस्टेड होता है? मैनेजर बिल्कुल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिल्कुल, क्रेडिटर बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लिमिटेशन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर बी, अफेक्ट बाय विंडो ड्रेसिंग, ये भी है। ऑप्शन नंबर सी, हाँ है, ये रहा, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल। और ऑप्शन नंबर डी, लैक ऑफ क्वालिटेटिव चेंज। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन हो जाएगा कि सर यहाँ पर चार ऑप्शन में कोई बोथ और ऑल का ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है ऐसा चुनना है। सॉरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि लिमिटेशन कौन सा नहीं है ऐसा चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए है कि द टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ये लिमिटेशन कैसे हो सकता है? ये तो एडवांटेज है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आ जाएंगे 28 पे, जो कहता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस शोज। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या दिखाता है? रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड सेल, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड परचेज, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए, कि कॉस्ट और सेल का क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है। आपको बता दें कि उसका कुछ फोटो इस प्रकार से बनता है, इधर हम लोग ऐसे कॉस्ट को दिखा रहे होते हैं और यहाँ पर हम लोग सेल्स को दिखा रहे होते हैं। ये कॉस्ट होता है, ये सेल्स होता है, और बीच में जहाँ पर पॉइंट टकराता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, शॉर्ट में बीईपी बोला जाता है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29? Which of the following shows the actual financial position of an enterprise? इनमें से कौन सा शो करता है एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज को? ऑप्शन नंबर ए, फंड फ्लो। ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ऑप्शन नंबर डी, रेशियो एनालिसिस। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस शीट, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पूछा है ना, कि फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है, तो बैलेंस शीट दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, when financial statements of two or more organization are analyzed, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज किया जाता है, इट इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? इंट्रा फर्म या इंटर फर्म या वर्टिकल, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए बताइए? इंट्रा फर्म या इंटर फर्म। तो आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, इंटर फर्म एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 जरा देखेंगे। लिखा है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज इंक्लूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट आता है बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस आता है बिल्कुल, कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32, एन एनुअल रिपोर्ट इज इश्यूड बाय कंपनी टू इट्स। एनुअल रिपोर्ट किसको इशू किया जाता है? डायरेक्टर को, ऑडिटर को, शेयर होल्डर को, मैनेजमेंट को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट इशू किया जाता है और उनसे चर्चा किया जाता है जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है कि बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में? अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो बैलेंस शीट कैसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियोडिक टाइम, और नॉन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन फाउंडेशन में इस बार पूछा था, फाउंडेशन अटेम्प्ट, सीएमए फाउंडेशन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। सीएमए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट में आया था अभी अभी क्वेश्चन।
कहता है क्वेश्चन नंबर 34, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और किस नाम से जाना जाता है? बैलेंस शीट के नाम से? बिल्कुल नहीं। इनकम स्टेटमेंट? जी हाँ बिल्कुल, इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 बस अब खत्म होने वाला है, जल्दी से देख लीजिए। 35, 36 और 37 बस इतने ही क्वेश्चन बच गए हैं, क्वेश्चन खत्म हो रहा है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड, जी हाँ। उसके बाद लिखा है कि एसेट बराबर टोटल, एसेट्स बराबर टोटल फंड्स, एसेट बराबर टोटल फंड होता है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है एसेट बराबर, ऑप्शन नंबर सी लिखा है एसेट बराबर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है नन ऑफ द अबव। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंपल सी बात है, आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और यहाँ पर कैपिटल को कंपनी की भाषा में शेयर होल्डर्स फंड कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये सिंपल सी बात, बैलेंस शीट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो बैलेंस शीट में आपने देखा होगा कि एक तरफ हम लोग केवल टोटल एसेट्स को लिखते हैं और दूसरी तरफ लायबिलिटीज जितने भी होते हैं, करंट अन करंट और शेयर होल्डर्स फंड को लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद कहता है ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू, ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहते हैं? अभी अभी हमने देखा था, एक तरफ कॉस्ट को लिखते हैं, एक तरफ सेल्स को लिखते हैं, जहां पर दोनों पॉइंट मैच होता है उसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी कहते हैं। ठीक है, एक तरफ सेल्स को एक तरफ कॉस्ट को लिखते हैं और जहां पर मैच करता है, दोनों बराबर होते हैं, उसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। तो लिखा है टोटल कॉस्ट और मोर देन, नहीं मोर देन कैसे हो जाएगा? लेस देन भी नहीं होगा, हाफ भी नहीं होगा, इक्वल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 एंड लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, इन विच मीटिंग, कहता है कौन से मीटिंग में कंपनी के डायरेक्टर रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं? अभी अभी चर्चा किए थे, एनुअल जनरल मीटिंग में। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 37 के साथ ही। तो ऐसे ही बस लगे रहे, जुड़े रहे कॉमर्स 2.0 के साथ। चैप्टर वाइज हम लोग लेकर के आ रहे हैं हर सब्जेक्ट का। कॉमर्स में जो भी अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी का, इकोनॉमिक्स का है, हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जुड़े रहे कॉमर्स 2.0 के साथ, देखते रहें, शेयर करते रहें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड धन्यवाद।